हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है जी नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है, मैं आपको बता दूं। और जो हमारे पेंडिंग टॉपिक थे ना, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करवाऊंगा। और याद है ना आपको, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि जी ये सेक्शन 1 है, बहुत सारे लोग इसे छुड़वा देते हैं, बट डोंट वरी, मैं इसी वीडियो के अंदर वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले पेंडिंग टॉपिक कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एक बिजनेस में, प्रॉफिट क्या रोल निभाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है ना, तो प्रॉफिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो यही है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सर्वाइवल। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एडुकेट प्रॉफिट। यानी कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में तभी सर्वाइव कर पाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज तभी लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा जब वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, तो यानी अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है जी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। यानी अगर आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो और अलग अलग जगह पर अपनी ब्रांच लगाना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? पैसे, कैपिटल, है ना। और वो पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ से आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वही आपको यूज़ करो एक्सपेंशन में, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, एक्सपेंशन नीड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, पैसा चाहिए होता है आपको, कैपिटल चाहिए होता है, और प्रॉफिट एक्ट एज एन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीट द एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और जो पैसे की दिक्कत होती है एक्सपैंड करने के लिए, वो कौन पूरी करता है? प्रॉफिट पूरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी प्रॉफिट जो है वो एफिशिएंसी नापने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप खुद बताना मेरे को इसका आंसर। ठीक है, मान लो आपकी कोई कंपनी है, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो अब आप ये बताओ, क्या आपका बिजनेस एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंट है, तभी तो आप इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट एफिशिएंसी मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, अगर मान लो आप लॉस कर रहे हो, लॉस उठा रहे हो आप, ठीक है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है, तो आपको क्या समझ आएगा? आपको ये समझ आएगा जी कहीं ना कहीं तो हम इनएफिशिएंट हैं, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में हमारी कसर छूट गई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस इज मेजर्ड थ्रू द प्रॉफिट इट अर्न्स। ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये नापने के लिए कि जी बिजनेस जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपको पता है हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है। ठीक है, और अगर हम रिस्क उठाते हैं तो हमें रिटर्न में प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है? मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, मेरे 90% एम्प्लॉय जो हैं, मतलब मेरे पास एक डिज़ाइन आता है, मेरे 90% एम्प्लॉय कहते हैं सर आप ये मत बनाओ, लॉस हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, रिस्क लेता हूँ और वो कपड़े को मार्केट में उतारता हूँ बनवा के। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कपड़े बना के मार्केट में बेचे और वो कपड़े कोइंसिडेंटली बिक गए और मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इससे क्या समझ आया कि जब आप रिस्क लेते हो, ठीक है, तो आपका रिवॉर्ड जो है वो प्रॉफिट मिलता है आपको। ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमेशा आप रिस्क लो तो आपको प्रॉफिट ही हो, बट ये देखा जाता है कि आप अगर रिस्क लेते हो और वो रिस्क बिल्कुल सही बैठता है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। और एक तरह से प्रॉफिट रिस्क को बेयर करने में हेल्प भी करता है। मैं समझाता हूँ आपको मेरे कहने का मतलब क्या है। मान लो एक 100 करोड़ की कंपनी है और एक 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और अब मान लो कोई रिस्क आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो पैसे से रिलेटेड, दोनों को मान लो 100 करोड़ की दिक्कत है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि जो 1 लाख करोड़ वाली कंपनी है वो 100 करोड़ उसको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होगी, या जो 100 करोड़ की ही बिजनेस वाली कंपनी है, मतलब एक अलग कंपनी है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो छोटी कंपनी है जो कम प्रॉफिट कमा पा रही है उसी को ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे हमें क्या समझ आया कि जो भी रिस्क होता है, ठीक है, उसको उठाने की पावर देता है प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बार बार प्रॉफिट हो रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हो।
आपने कभी नहीं देखा होगा एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल ही, जिसकी कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही है और वो फिर भी रिस्क ले रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक तरह से बिजनेस रिस्क को भी हैंडल करने में, बियर करने में हेल्प करता है हमारा प्रॉफिट। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है जी बेटर रेपुटेशन एंड द गुडविल, यानी एक तरह से अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो आपकी इज्जत भी बहुत अच्छी रहेगी मार्केट के अंदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लॉस मेकिंग कंपनी। मान लो आपके पड़ोस में मान लो आपकी कंपनी है और आपकी एक राइवल कंपनी है, वो लॉस कमा रही है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपकी ज़्यादा इज्जत होगी। गुडविल का मतलब भी इज्जत होता है, ठीक है। थोड़ा बिजनेसमैन की लैंग्वेज में गुडविल को इज्जत कहते हैं, समझ जाना आप ये। अगर अकाउंट्स हो गया आपके पास तो पता होगी आपको बात। ओके, अब बात करते हैं जी बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज एंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी कंडीशन को दिखाता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी को दिखाता है जब किसी पर्सन का कम प्रॉफिट भी हो सकता है और इवन लॉस भी हो सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। मतलब कहने का क्या मतलब था, जैसे कि मान लो मैंने कपड़े का एग्जांपल दिया, ठीक है, और अभी जैसे मैंने रिस्क लिया और वो कपड़े बनाए जो कि मेरे 90% एम्प्लॉय मना कर रहे थे और जिसका फैशन भी जा चुका था, ठीक है। तो उस कंडीशन में वैसे तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, बट क्या पता मेरे को लॉस हो जाता या मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता। तो बिजनेस रिस्क का मतलब ही ये होता है जब एक आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए या इवन लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो जाए, तो वो है आपका बिजनेस रिस्क, ठीक है। मान लो मेरे कपड़े का बिजनेस है, मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ किसी टाइप का कपड़े बनाकर, किसी टाइप के मतलब स्पेसिफिक टाइप के कपड़े बना के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट एकदम से जो मेरे कंज्यूमर है, खरीदने वाले, उनकी प्रेफरेंस एकदम से चेंज हो गई, ठीक है, एकदम से वो अलग टाइप के कपड़े और फैशन चेंज हो गया एकदम से, तो मेरे तो लग गए ना, फिर मतलब मेरा तो सामान नहीं बिकेगा, कपड़े नहीं बिकेंगे। तो यही है बिजनेस रिस्क। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये बेसिकली एक पॉसिबिलिटी है जब आपका कम प्रॉफिट भी हो सकता है और इवन लॉस भी हो सकता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क के फीचर क्या हैं, ठीक है। पहला फीचर है जी बिजनेस रिस्क का, वो ये है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। ये अनिश्चित है, मतलब कंफर्म नहीं है, बिजनेस का कोई कंफर्म नहीं है, बिजनेस रिस्क का कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटीज़ इन द बिजनेस। मतलब जब आपको नहीं पता होता, ऑब्वियसली बात है कि आगे किसी को नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो बिज़नेस है वो अनसर्टेन है, सॉरी बिजनेस कह रहा हूँ मैं, बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेन है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। कभी भी आपके कंज्यूमर की, जो खरीदने वाले हैं, उनकी डिमांड चेंज हो सकती है, प्राइस चीज़ों का चेंज हो सकता है जिससे आपके बिज़नेस को अफेक्ट हो सकता है ना, मान लो। और गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर ली, टैक्स बढ़ गया, तो वो भी एक टाइप का रिस्क है, ठीक है। तो यानी ये कंफर्म नहीं होता, बिजनेस रिस्क कह नहीं सकते आप कब आ जाए, कभी भी आपके सामने आ जाए। मान लो आपके एम्प्लॉय अभी आपके सामने सही से काम कर रहे हैं, बट अगले ही दिन उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो ये अनसर्टेन है आपका बिजनेस रिस्क, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी हर बिजनेस के लिए, मतलब हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, कहीं छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, ठीक है। और कोई भी बिजनेसमैन रिस्क से छुप ही नहीं सकता, मतलब वो भाग ही नहीं सकता, उसे कभी ना कभी तो बिजनेस रिस्क को फेस करना ही पड़ेगा। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लो कि उन्होंने कभी कोई रिस्क उठाया, तो वो हमेशा हाँ बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कोई ना बोले, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि एवरी बिजनेस involves some degree of risk. No businessman can totally escape from the risk. Risk may be vary from business to business. मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि जी इस बिजनेस में कम रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, तो ये वेरी कर सकता है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। अब रिस्क भी आपका इस चीज़ पर डिपेंड करता है जी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है और किस साइज़ का है, ठीक है। छोटा बिजनेस, छोटा रिस्क, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा रिस्क, है ना। तो ये बात लिखी हुई है कि डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेवल ऑफ द रिस्क इज लोअर फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस वाइल इट इज़ हायर फॉर द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
नेक्स्ट है जी प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमने ऊपर वाले में भी देखा था जब हमने यहाँ पर ये देखा था, रोल ऑफ प्रॉफिट में भी ये देखा था, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। इसका मतलब यही है कि अ बिजनेस गेट प्रॉफिट एज अ रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस रिस्क लेता है तो उसको इन रिटर्न प्रॉफिट भी मिल सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मिले ये कंफर्म नहीं है, प्रॉफिट मिल सकता है, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस हाइयर इज द चांस ऑफ द प्रॉफिट। यानी जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, ठीक है, मैं 10 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, जो बिल्कुल लगता है कि जी ऊपर भी जा सकती है और एकदम से ज़ीरो भी आ सकती है, ठीक है, बट मैंने रिस्क लिया, 10 रुपये लगाए उस पर, अब वो चल गया, ठीक है, तो 11 रुपये हो गया, समझ रहे हो। अब मान लो मैं 10 लाख रुपए लगा देता उसमें, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लेता कि जी ये ज़ीरो भी हो सकता है ना, ये भी सोच लेता मैं, बट फिर क्या होता है एकदम से वो कंपनी ऊपर चली जाती है और 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है मेरे को। तो यही बात लिखी हुई है कि जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना ही बड़ा आपको पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जी कॉजेज़ ऑफ रिस्क, यानी रिस्क जो है वो आते क्यों हैं, किस किस टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है जी नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क का क्या मतलब है, जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। आपके फैक्ट्री के अंदर मतलब आपकी फैक्ट्री के आसपास अर्थक्वेक आ गया, आपकी फैक्ट्री गिर गई, ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते। मतलब आपकी फैक्ट्री के आसपास मान लो कोई फ्लड वगैरह आ गई तो उसको आप नहीं रोक सकते। तो है ये नेचुरल कॉज, ठीक है। जो बिजनेस रिस्क नेचुरल होता है उसको नेचुरल कॉज कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल कॉज रिस्क कहा जाता है। ये नेचुरल होता है जिसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो किस चीज़ को आप नहीं रोक सकते, फ्लड वगैरह को, नेचुरल कैलेमिटीज़ को आप नहीं रोक सकते, वो आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल होता है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि नेचुरल कॉज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड एटसेट्रा, ठीक है, फ्लड कह सकते हो, अर्थक्वेक एटसेट्रा, दे रिजल्ट इन द हैवी लॉस ऑफ लाइफ। कभी कभार इससे इंसान भी मर जाते हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत ख़राब होती है, इससे नुकसान होता है, और इनकम ऑफ अ बिज़नेस, और बिज़नेस की इनकम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, अगर अर्थक्वेक की वजह से मेरी एक फैक्ट्री गिर गई तो मेरे को कम प्रॉफिट होगा, है ना। नेक्स्ट है जी ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज यानी इंसानों की वजह से भी आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपकी फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल केयरलेस हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है, फैक्ट्री में उनकी वजह से मान लो आग लग गई, ठीक है, या कुछ राइट्स वगैरह उन्होंने स्ट्राइक वगैरह कर दी, तो ये है ह्यूमन कॉज, यानी इंसानों की वजह से जब कोई रिस्क होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम ह्यूमन कॉज रिस्क, ठीक है। तो ये डिसऑनेस्टी की भी वजह से हो सकता है। कभी कभार किसी एम्प्लॉय ने आपको झूठ बोल दिया कि सर मैंने तो असाइनमेंट सेंड कर दिया उसको, ठीक है, जो भी हमारा बंदा था, यानी जो भी पर्सन था, जो भी क्लाइंट थे हमारे, उनको हमने असाइनमेंट सेंड कर दिया, ठीक है, बट पता चलता है कि जी ऐसा नहीं हुआ, तो एक तरह से रिस्क है, अब वो बंदा छोड़ के चला जाएगा जो भी मेरा क्लाइंट था, है ना। कभी कभार ये केयरलेसनेस की वजह से भी होता है एम्प्लॉय की, कभी कभार ये स्ट्राइक की वजह से भी होता है। मान लो स्ट्राइक वगैरह कर दी मेरे एम्प्लॉय ने, तो उसकी वजह से भी एक कह सकते हो ये भी एक तरह का बिजनेस रिस्क है, मेरे को नुकसान हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे, है ना। ओके जी। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी में एकदम से चेंज आना, कंपटीशन में एक जगह से एकदम से चेंज आना, ठीक है, ये है आपका इकोनॉमिक कॉज। मेरे कहने का मतलब है, देखो 2016 में जियो आया था, ठीक है, जियो आने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो पहले से कंपनियाँ थी, जैसे एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, एयरसेल तो चलो बंदी हो गई, अब टाटा वाइबर हो गया उसका, ठीक है। तो एयरसेल भी एक कंपनी हुआ करती थी, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एक वोडाफोन, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क उठाया, ठीक है। कौन सा रिस्क उठाया इन्होंने, इकोनॉमिक रिस्क उठाया। क्यों जी, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को फेस किया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जियो वालों ने ये बोला कि जी हम तो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसी की वजह से हमारा नेट बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। तो एक तरह से हमारी बाकी जो टेलीकॉम की कंपनी थी उनको इकोनॉमिक कॉज उठाना पड़ा, इकोनॉमिक बिजनेस कॉज उठाना पड़ा, सॉरी बिजनेस रिस्क, ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस रिस्क उठाना पड़ा। ओके। नेक्स्ट है जी फिजिकल कॉज। अब बिजनेस रिस्क का फिजिकल कॉज क्या है, मान लो आपकी मशीन ख़राब हो गई, ठीक है, आपकी बॉयलर में आग लग गई या कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया,
ठीक है। तो ये एक तरह से फिजिकल कॉज है, यानी कोई फिजिकली हार्म हो आपकी फैक्ट्री को। ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल हो, ठीक है। मतलब अगर वो नेचुरल हो जाएगा, अगर मान लो आपकी अर्थक्वेक की वजह से आपकी फैक्ट्री ख़राब हो गई, आपकी फैक्ट्री में जो मशीन थी वो ख़राब हो गई, तो उसको तो हम नेचुरल कॉज कहेंगे ना। बट कोई ऐसा रीज़न, मतलब ऐसे ही ख़राब हो गई, पड़े पड़े ख़राब हो गई, या जैसे चलते चलते ख़राब हो गई, तो वो आपका फिजिकल कॉज में आएगा। और कुछ अदर कॉज भी होते हैं। अदर कॉज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, आपको कोई मंत्री परेशान कर रहा है कि तू ये नहीं बनाएगा, इसका बिजनेस नहीं करेगा, तू अब ये काम नहीं करेगा, तो वो भी एक टाइप का रिस्क है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। मान लो आपका कोई बिजनेस है जो कि दूसरी कंट्री में आप बेचकर पैसा कमाते हो, ठीक है, और उस कंट्री में उसने ट्रेड बैन कर दिया, मान लो एक तरह से, तो आपके लिए भी एक तरह से रिस्क है कि उन्होंने ट्रेड बैन कर दिया, जी बेचूं क्या अब मैं, नुकसान होगा आपको। तो ये है आपका अदर कॉज में आएगा, ये अदर बिजनेस रिस्क उसमें आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि एक तरह से बता रखा है कि बिजनेस रिस्क आते क्यों हैं, कितने के टाइप के होते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं जी हम सेक्शन 1 पे, ठीक है। तो क्या था? हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, यही वाला टॉपिक था ना आपका। चलो जी, तो यही है ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत सारे लोगों को लगता है जी जो बिज़नेस है और ट्रेड है वो हम आज करते हैं। एक्चुअल में ना बहुत पुराने टाइम से हम करते आ रहे हैं बिज़नेस, ठीक है। 3rd मिलेनियम BCE। अब इसका क्या मतलब है आपको पता है? ज़ीरो, जैसे अभी हम 2021 में है, ठीक है, एक ज़ीरो ईयर भी था। ज़ीरो ईयर से 300 साल पहले 3rd मिलेनियम, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो कि आप समझ सकते हो कि जी 3000 ऑलमोस्ट 3000 BC। अच्छा, BC का मतलब समझ लो यार पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BC का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे गलत ना समझे। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि है ना, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ना वो एक क्रिश्चियन कैलेंडर है। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो ईयर पे माना जाता है कि जी ईसा मसीह जो थे, क्राइस्ट जो थे, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वहीं से ही हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ। यानी अगर जीसस जी अभी होते, ठीक है, तो उनकी एज कितनी होती है अभी? 2021 होती। तो ये बता रखा है ये, ठीक है। तो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से 3 मिलेनियम का मतलब शायद 1000 होता है, ठीक है। मिलेनियम का मतलब 1000 होता है, यानी 3 मिलेनियम लिखा है, 3rd मिलेनियम, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले भी हम ट्रेड करते थे, ठीक है। आपने ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ज़रूर सुना होगा, बेशक आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने बिजनेस ली है, कॉमर्स ली है, तो इसका मतलब आप इसका 36 का आंकड़ा होगा पक्का, उसके साथ आर्ट्स वगैरह के साथ, है ना, और SST वगैरह के साथ। बट एक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी था, ठीक है। आज इस इंडिया में हम रहते हैं, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। जब पूरी दुनिया के वो पत्ते पहन के घूमते थे ना, तब हम यहाँ पर ट्रेड करते थे, ओके। तो यही बता रखा है कि ट्रेड आज से नहीं है, हम क्राइस्ट के जन्म से भी 3000 साल पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस के भी 2 रास्ते होते थे, एक तो होता था जी सिल्क रूट, ठीक है, और एक होता था जी स्पाइस रूट। अब मैं बता देता हूँ इन दोनों में मतलब क्या है। देखो, जो हमारे जो अरब वगैरह थे ना, अरब वगैरह लोग थे, जो भी थे, या जो भी अलग अलग कंट्री, जापान वगैरह के हो गए, इनको जब स्पाइसेस चाहिए थी, स्पाइसेस का मतलब मसाले वगैरह चाहिए होते थे ना, आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में 70% जो मसाले हैं वो कौन? इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, ठीक है। तो हमारे जो मसाले हैं वो पहले भी ट्रेड होते थे, ठीक है, बेचे जाते थे दूसरी कंट्री में। कैसे भेजे जाते थे? बाय शिप, ठीक है। तो वो था हमारा जी स्पाइस रूट, ठीक है, पानी का रास्ता जिससे दूसरी कंट्री में स्पाइसेस भेजे जाते थे, उसको कहा जाता था जी, क्या कहा जाता था? स्पाइस रूट, ठीक है। अब एक होता था जी सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि चाइना में है ना, पहले सिल्क का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, सिल्क के कपड़े वगैरह, तो वहाँ से वो पैदल रास्ता था, यानी लैंड का रास्ता था। तो जो लैंड का रास्ता होता था जिससे ट्रेड होता था ना, उसको हम बोलते थे जी सिल्क रूट। आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। कुछ नहीं है, सिंपल है। जब हम पानी के रास्ते से 3000 साल पहले, बहुत टाइम पहले ट्रेड करते थे, तो उसको हम स्पाइस रूट बोलते थे। लैंड के रास्ते करते थे तो उसको हम सिल्क रूट बोलते थे। सिंपल है ना, यही बात लिखी हुई है। और ये भी बात लिखी हुई है कि हम इंटरनेशनली भी व्यापार करते थे और डोमेस्टिक व्यापार भी करते थे। अपनी कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट
व्यापार करते थे। पहले तो आपको पता ही है स्टेट नहीं होते थे, राजा रानी वाला सिस्टम हुआ करता था इंडिया में, है ना। तो उस टाइम भी एक राजा की सल्तनत से दूसरे राजा की सल्तनत के एरिया में भी ट्रेड वगैरह होता था और दूसरी कंट्री के राजाओं से भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था। तो यही बात लिखी हुई है। ओके, चलो मैं रीड कर देता हूँ। ट्रेड एंड द कॉमर्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम टाइम मतलब बहुत पुराना, ठीक है। एग्जाम्पल है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। कमर्शियल साइट है, 3rd मिलेनियम BCE, यानी एक तरह से 3000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक तरह से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ना, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इकोनॉमिकली पावरफुल, इकोनॉमिकली पावर देने में सबसे बड़ा रोल था ट्रेड का। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया को ना सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था जी? क्योंकि एक टाइम पे हमने इतना ट्रेड किया, इससे हमें इतना पैसा जनरेट हुआ कि बहुत अमीर हो गए थे हम एक तरह से, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से। तो यही है कि इंडिया को उस टाइम एक सुपर पावर बनाने में, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल था ट्रेड का। अभी तो मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट दिखाऊंगा जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले चलो स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जैसे आज रुपए चलते हैं, क्या स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से ही रुपए चलते थे? नहीं जी, पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम आई होप आपको पता होगा, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर कल क्या पढ़ा, ये याद नहीं है, आप 10th पे पहुंच गए। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब आप चीज़ों की जगह चीज़ें लेकर बेचो या खरीदो तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। मान लो मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूँ, आपको गेहूँ चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। तो पहले ऐसे होता था बहुत बहुत पुराने ज़माने में। उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग टाइप के कॉइन वगैरह आए, ठीक है। उसके बाद फिर मेटल वगैरह का भी यूज़ किया गया, पैसों की जगह मेटल वगैरह का यूज़ किया गया। फिर आई जी हुंडी। हुंडी क्या होता है? हुंडी का मतलब होता है जैसे कि अब ये बहुत अच्छे से सुन लो यार, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना है। हुंडी का क्या मतलब होता है? एक तरह से एग्रीमेंट होता है। हाँ बिल्कुल एग्रीमेंट। बहुत पुराने टाइम में भी एग्रीमेंट चलते थे। मान लो जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास है ना, मैं चावल बेचता हूँ, ठीक है, और आप चावल ख़रीदना चाहते हो बट आपके पास अभी पैसे नहीं है ना। मेटल कॉइन भी नहीं है, पूरा उस टाइम में मेटल कॉइन चलते थे और ये टाइप के कॉइन चलते थे, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं एक हुंडी बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक हुंडी बनाऊँगा आपके नाम की, ठीक है, जिसमें आप है ना साइन करके दोगे और आप बोलोगे कि हाँ 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, ठीक है, मैं बना के दूंगा। कौन? जो सेलर होता है ना, जो चीज़ें बेचता है, याद रखना, जो चीज़ें बेचता है, यही बच्चों को कन्फ्यूज हो जाती है हुंडी में। हुंडी क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो भी कोई बात नहीं है, आगे पढ़ोगे आप 11th क्लास की अकाउंटेंसी में। बट एक याद रखो, हुंडी का क्या मतलब होता है। पहले क्या होते थे, कॉइन्स वगैरह बार्टर सिस्टम चलता था, बट एक टाइम पर हुंडी आई, ये आई थिंक 16 सेंचुरी में आई थी, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि पेपर पर लिख दिया जाता था कि जी ये बंदा है ना अभी मेरे से सामान लेकर जा रहा है, ठीक है, बट 3 महीने बाद ये मेरे को पेमेंट कर देगा, और फिर मैं जो खरीद रहा है ना बायर उसके साइन करवा लेता था। ये होता था हुंडी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, नए नए बैंकिंग सिस्टम आया, यानी अब एक तरह से जो बड़े बड़े साहूकार होते थे ना, उस टाइम तो बैंक नहीं थे, जो मॉडर्न बैंक आ जाए उस टाइम तो बैंक नहीं थे। उस टाइम क्या होता था, जो बड़े बड़े सेठ होते थे, साहूकार होते थे, मुंशी जी होते थे ना, वो क्या करते थे, एक तरह से लोन पे पैसे दिया करते थे, यानी कोलेटरल भी रखा करते थे, गिरवी वगैरह चीज़ें रखकर भी लोन वगैरह पैसे वगैरह दिया करते थे। तो फिर ये सिस्टम आया। उसके बाद द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। अभी इंटरमीडियरीज टुक प्लेस, इसका मतलब क्या है? बिचौलिए। बिचौलिए समझते हो आप? आड़ती सुना है आपने? आड़ती, जो बंदे पंजाब में रहते होंगे सो उनको तो पता होगा आड़ती क्या होता है। एक तरह से बिचौलिए होते हैं ये, ठीक है। देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं, आड़ती के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं फार्मर हूँ, ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मेरे को सिर्फ फसल उगानी आती है, मैंने अपनी फसल उगाई, अब मैंने अपनी फसल उगा तो ली बट अब उसे बेचूँ कैसे, है ना। तो मैं एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है, मेरे गांव में ही रहता है वो बंदा, और वो क्या है, वो एक आड़ती है। आड़ती का मतलब वो बिचौलिया है, वो इंटरमीडियरीज है, ठीक है, बिचौलिया, वो मीडिएटर है। मैं उसके पास जाऊंगा, उसका काम ही यही है, मैं उनको बोलूँगा कि भैया आप मेरी फसल ले लो और मेरे को पैसे दे दो,
ठीक है, मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता कि इतनी दूर जाऊँ, फिर यहाँ जाऊँ, यहाँ बेचूँ, तो आप मेरे को पैसे दे दो। तो वो क्या करता है, मेरी फसल को ले लेता है, मेरे को पैसे दे देता है और फिर आगे बेचता है। तो वो इंटरमीडियरीज हो गया, वो बिचौलिया हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट एंड द इनलैंड, उसके बाद अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट आए, एरोप्लेन आया जी, ट्रेन आई, ठीक है, रेलवेज़ आया। उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत अच्छी तरीके से व्यापार हो गया। ठीक है, उसके बाद जी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी स्ट्रेंथन हुई। अब इसका क्या मतलब है, ट्रेडिंग कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, कपड़ों के जो कारोबारी होते हैं ना, उनका भी अलग से संगठन होता है, उसका भी अलग से एक ग्रुप होता है। पता है ये बात आपको, कपड़ों के व्यापारियों का। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार कपड़ों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो। चलो, ये मेरे पापा वगैरह करते हैं तो इसलिए इसका थोड़ा सा पता है मेरे को। ठीक है, तो अब क्या होता है, हर टाइप के बिजनेस जो होते हैं ना, हर टाइप के कारोबारी जो होते हैं, उनका अलग से एक ट्रेड कम्युनिटी होती है उनकी। ठीक है, कपड़ों के व्यापारी का अलग संगठन होता है, जूते के व्यापारी का अलग संगठन होता है। ठीक है, और जो छोटे व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनका ये पता होना चाहिए आपको, सबके अलग अलग संगठन होते हैं। फ़ोन वालों का अलग संगठन होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग संगठन होते हैं और फिर वो स्ट्रेंथन भी हुए। आपको पता होना चाहिए कि हम जब दूसरी कंट्री में चीज़ें वगैरह भेजते थे ना, तो उस टाइम में ना हमारे कपड़ा व्यापारी बहुत थे। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर से कॉटन जाता था दूसरी कंट्री में। ठीक है, इंग्लैंड वगैरह जाता था। तो उस टाइम क्या था, जो भी हमारे कम्युनिटी वगैरह थी ना, जो भी हमारे व्यापारी वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, क्योंकि ट्रेड वगैरह मजबूत हो रहा था, उनको भी पैसे मिल रहे थे। तो ऐसे ही जो संगठन है, ठीक है, जो ग्रुप है कारोबारियों का, वो बिल्कुल स्ट्रांग बनने लगा। अच्छा, ये ग्रुप करते क्या थे, मतलब जो कपड़ों के व्यापारी का जो संगठन था, वो करते क्या थे, वो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या, रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे कि जी आपको इसी जगह माल बेचना है, इस जगह नहीं बेचना, कोई नया बंदा आएगा नहीं आएगा, यही डिसाइड करते थे। जी टैक्स कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किस किस चीज़ का क्या क्या ध्यान रखना है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम होता था इन ट्रेड कम्युनिटी का। अलग अलग ट्रेड कम्युनिटी के अलग अलग रूल्स होते थे, कपड़ों के व्यापारी का अलग, जूते के व्यापारी का अलग, इस व्यापारी का अलग, इस व्यापारी का अलग। ठीक है जी, ओके। चलो, अब हुंडी पे आ जाते हैं दोबारा से। हुंडी वैसे मैंने आपको बता दिया था, आई होप आपको समझ आ गया हो। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है एक्सचेंज का, ठीक है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होता है। क्या इसका क्या मतलब है, आपको पहले बता चुका था। क्रेडिट पे, यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास अकाउंटेंसी होगी तो आपको पता होगा, क्रेडिट होता है उधार। उधार पे कोई चीज़ खरीदने के लिए या बेचने के लिए हुंडी का यूज़ होता था। और हुंडी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही होती थी। आज इनलीगल है, आज लीगल नहीं है हुंडी, आपको पता होनी चाहिए ये बात, आज नहीं है, बट बहुत टाइम पहले यूज़ की जाती थी हुंडी। ठीक है जी, और हुंडी की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जो हुंडी होती थी वो सिर्फ इंडिया में ही होती थी। जैसे कि बहुत अलग, जैसे चेक होता है, चेक इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, ऐसा कुछ होता है। बट जो हुंडी होती थी वो सिर्फ अलग अलग एरिया के हिसाब से, जैसे पंजाब में उस टाइम जब ट्रेड होता था, उस टाइम पंजाब में किसी को क्रेडिट पे माल खरीदना या बेचना होता था, तो वो हुंडी पंजाबी लैंग्वेज में बनाते थे। गुजरात में गुजराती, मैक्सिमम आप देखोगे ना, हुंडी वगैरह एक टाइम पे गुजरात में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो थे क्रेडिट पे माल खरीदा और बेचा गुजरात के एरिया में ही जाता था। ओके, चलो, अब इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और द ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है कि जो भी बंदा, जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो मैंने आपको, मैं चावल का व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं चावल आपको बेचना चाहता हूँ, बट आपके पास अभी देने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया, हुंडी बनाई, ठीक है, और आपने उस हुंडी पे साइन कर दिया, और फिर वो हुंडी मैंने वापस रख ली। ठीक है, आप उस पर कंडीशन नहीं लगा सकते ना, मैं उस पर कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता जी पैसे मेरे को बिटकॉइन में देना है ना, मैं ये नहीं बोल सकता कि जी मेरे को सिर्फ चेक ही चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। हुंडी में कोई कंडीशन नहीं होती, आपको पैसे देने हैं नॉर्मली, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, बिटकॉइन से एक बात याद आई, आई होप आपको बिटकॉइन के बारे में पता हो। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा बिटकॉइन के बारे में, मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि बिटकॉइन क्या है और उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है जी ये नेगोशिएशन भी है, वैलिड नेगोशिएशन। इसका मतलब ये है कि आप एक हुंडी, जैसे कि मान लो
आपको पैसे देने थे, ठीक है, और मेरे पास वो हुंडी थी, यानी मैं चावल का व्यापारी, बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब बोर मत हो जाना, ठीक है। मैं चावल का व्यापारी हूँ और मेरे को आपको चावल बेचने हैं, बट आपके पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, तो हम दोनों ने हुंडी साइन करी, वो हुंडी मेरे पास है, आपने साइन करके मेरे को दे दी, मैंने ही बनाई थी, आपसे साइन करवाया, खुद रख ली, ठीक है। अब वो हुंडी मैंने किसी और को दे दी। अब जिस बंदे को दिया, मान लो मैंने लक्ष्मण को दी है, तो लक्ष्मण क्या करेगा, आपके पास जाएगा और बोलेगा ये जी हुंडी है, तेरे साइन है, इस पे पैसे दे, मेरे को पैसे चाहिए अभी। तो ऐसे हुंडी का यूज़ किया जाता है, यानी हुंडी जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है जी। तो हमें क्या समझ आया, हुंडी पे कोई कंडीशन नहीं होती, यानी जो बंदा माल खरीद रहा है क्रेडिट पे वो कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता, मतलब कंडीशन होती ही नहीं इसमें, सीधा पैसे दिए जाते हैं, बात ख़त्म। और नेक्स्ट है जी कि ये वैलिड नेगोशिएशन होता है, इसमें वैलिड नेगोशिएशन से हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब मैं किसी और को अपनी हुंडी दे सकता हूँ। अब हुंडी जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, धनी जोग हुंडी, शाह जोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी, देखन हार हुंडी, दर्शनी जोग हुंडी, फरमान जोग। अच्छा ये आप देख रहे होगे दो दो नाम लिखे हुए हैं, यहाँ भी फरमान जोग लिखा हुआ है, यहाँ भी फरमान जोग लिखा हुआ है, ये क्या है जी। चलो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। पहले तो दर्शनी हुंडी में और मुद्दती हुंडी में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। दर्शनी हुंडी का मतलब क्या होता है, दर्शनी हुंडी का मतलब होता है, देखो नाम से आपको पता चल रहा है, दर्शन, यानी जब भी हुंडी को प्रेजेंट किया जाए तभी पैसे देने पड़ते हैं, बात ख़त्म, ठीक है। मान लो जैसे कि हम दोनों ने हुंडी बनाई थी ना, याद है ना, मैं चावल का व्यापारी था, ठीक है, तो मैंने हुंडी बनाई थी, ठीक है, आपके साइन करवा लिए थे। अब कुछ टाइम बाद मैं आपके पास गया, फिक्स टाइम नहीं है, मान लो मेरे को कल ही ज़रूरत पड़ गई या परसों ही ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, या मान लो आज ही शाम को ज़रूरत पड़ गई मेरे को, तो मैं हुंडी लेकर आपके पास गया, मैंने कहा जी ये हुंडी है, मेरे को अभी चाहिए पैसे, ठीक है। तो ये होती है जी दर्शनी हुंडी, इसमें कोई क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, जैसे ही आपने उस हुंडी के दर्शन करवाए आपको उसी टाइम पैसे पे करने पड़ेंगे, जिस बंदे ने हुंडी पे साइन किया है उसको उसी टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एक होती है मुद्दती हुंडी, आपने सुना ना, मुद्दत से तुझको चाहा है, यानी बहुत टाइम से चाहा है, बहुत अच्छा। मुद्दत का क्या मतलब होता है, टाइम, एक तरह से आप कह सकते हो। अब ये मुद्दती हुंडी का क्या मतलब होता है जी, मुद्दती हुंडी का मतलब होता है जिसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखा हो, यानी वही चावल के व्यापारी। तो इस बार है ना, मैंने एक मुद्दती हुंडी बनाई, आपने ये बोला मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, आपने मेरे को बोला कि सर मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, बट मेरे को 3 महीने से पहले अपनी शक्ल मत दिखाना, 3 महीने से पहले मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। और आप इस हुंडी के अंदर भी लिख दो, तो अगर टाइम लिख दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है किसी हुंडी के अंदर, तो वो मुद्दती हुंडी कहलाती है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ओके। तो जिसमें टाइम नहीं लिखा होता वो दर्शनी हुंडी, जिसमें टाइम लिखा होता है वो जी मुद्दती हुंडी। अब है ना हुंडी, वैसे तो देखो आता नहीं है एग्ज़ाम में, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डबल डिजिट के नंबर से नफरत है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, उनके अगर एग्ज़ाम में 99 भी आए ना तभी उन्हें बहुत दुख होगा। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को बता देना, आए ना आए बट मैं ये कवर करवा दूंगा आपके लिए, अलग से हुंडी की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी, और मेरा ये मोटिव है कि मैं अभी ही इसको ख़त्म करवा दूँ इस चैप्टर को, ठीक है। ओके जी, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पे आ जाते हैं। हुंडी में कहा है ना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर बना दी होगी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अगर चाहते हो तो आप मेरे को बता देना कि हाँ सर हुंडी की अलग से वीडियो बना दो, ओके। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जब हुंडी चलना स्टार्ट हो गई थी तो हुंडी के बाद क्या हुआ जी, एक क्रेडिट सिस्टम भी आ गया। अब इसके बाद क्या था, मान लो कोई साहूकार वगैरह है, सेठ वगैरह है, तो उसके पास क्या करते थे हम, कोलेट्रल रखवा सकते थे, यानी कोई चीज़ गिरवी रखवा सकते थे और उनसे पैसे ले सकते थे, और उनसे पैसे लेके अपना बिजनेस वगैरह चला सकते थे, अपना काम वगैरह कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग या कोई चीज़ को सप्लाई वगैरह करना। तो ये बता रखा है कि बैंकिंग सिस्टम के आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक और हमारे जो फॉरेन ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। हमारे गुजरात में मैंने आपको बताया ना, बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस वगैरह होता था, ट्रेड वगैरह होता था, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी, ठीक है। तो ऐसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम थे, जो सेठ वगैरह उन्होंने बहुत हेल्प करी उनको लोन वगैरह देकर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल में ये जो स्टार्ट हुआ था ये हमारे
देसी बैंकर्स से, ठीक है, देसी बैंकर्स है ये, देसी बैंकर्स वही हमारे सेठ वगैरह, ठीक है, मुंशी जी जिन्हें हिंदी में बोला जाता है। ओके, यही लिखा हुआ है कि मनी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चर विद द मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरर जो था वो पैसे लेता था हमारे सेठ वगैरह से ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ओके, द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बिचौलिए, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, वो जो मैंने वो एग्जांपल दिया था कि जी मैं खेत मतलब मैं पर्सन हूँ, मेरा खेत है, मैंने मान लो कुछ उगाया, फिर मैं उसको आड़ती के पास ले गया, यानी एजेंट के पास ले गया, उसको बोला जी मेरे को पैसे दे दो, आप भेज दो, तो वो आड़ती है। तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। इससे पहले तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, ठीक है। अब उस जो किसान है उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि जी मान, कभी कभार ऐसा भी होता था कि मान लो मेरे को अब नेक्स्ट फसल उगाने के लिए पैसे चाहिए, या मेरे को कुछ मान लो अनाज वगैरह ख़रीदना है, गेहूँ वगैरह, सॉरी गेहूँ कह रहा हूँ मैं, मान लो बीज वगैरह खरीदने हैं या खाद वगैरह खरीदनी है, तो मैं उस आड़ती के पास जाके पहले भी बोल सकता हूँ। अब मेरी जान पहचान हो गई है, एक बार उसको भेज दिया तो मैं बोल दूँगा यार अभी मेरे को थोड़ा क्रेडिट पे दे दो। तो इन बिचौलियों की वजह से ये भी हो पाया है, ठीक है, कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी थोड़ा ईजी हो पाई है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाटर से भी और लैंड से भी, दोनों से ही हमारा ट्रेड होता था बहुत टाइम पहले से, ठीक है। और आई होप ये बात आपको पता हो कि जी जो लैंड से जो ट्रेड होता था उसको सिल्क रूट बोलते थे हम, ठीक है। अब जो पानी से ट्रेड होता था उसको क्या बोलते थे, अब वो आप मेरे को बताओ। ओके, चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन्ड। इसका क्या मतलब है जी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अब जैसे जैसे थोड़ा अच्छा होता जा रहा था ट्रांसपोर्ट और ये इंटरमीडियरीज और साथ में बैंकिंग सिस्टम और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही थी ना, हुंडी वगैरह, तो इससे हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी ना वो स्ट्रॉन्ग बन रही थी, ठीक है। यानी अलग अलग लोगों का ग्रुप जो था, जो अलग अलग टाइप के बिजनेस वगैरह करते थे, वो स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि डिफरेंट पार्ट में ना अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी वो डोमिनेट करने लग गई ट्रेड में। जैसे पंजाब और मुल्तान शायद आपको ना पता हो, ये आज पाकिस्तान के अंदर है, एक टाइम पे इंडिया के अंदर हुआ करता था बट फिर पार्टीशन के बाद वहाँ चला गया। तो पंजाब एंड मुल्तान जो मर्चेंट थे वो नदर्न इंडिया में, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, NO कर लेना इसे, नदर्न इंडिया में। भट्ट जो थे हमारे गुजरात और राजस्थान में, और महाजन जो थे वेस्ट इंडिया के अंदर, ये लोग बड़े मशहूर थे, ये एक तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, ठीक है। यानी भट्ट जो थे वो गुजरात और राजस्थान में बहुत मशहूर ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी, यानी ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो आपको भट्ट ही मिलते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जी, मर्चेंट कॉरपोरेशन वर फॉर्म्ड। उसके बाद मर्चेंट कॉरपोरेशन भी बढ़ने लगी, ठीक है, व्यापारियों ने भी अपने अलग से मर्चेंट वगैरह बनाने लगे। मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी तो थी। ट्रेडिंग कम्युनिटी का मतलब ही एक तरह से मर्चेंट कम्युनिटी होता है। अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन ने भी जो थे ना, जो एक टाइप का बिजनेस करते थे, उन्होंने अपना मर्चेंट कॉरपोरेशन भी बना लिया, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑलमोस्ट मर्चेंट कम्युनिटी सेम ही है। तो मर्चेंट कम्युनिटी उन्होंने बना ली, ठीक है। और वो क्या करते थे, वो उन ट्रेडर के लिए काम करते थे। मतलब जैसे कि मान लो मैं कपड़ों का व्यापारी, आप भी कपड़ों के व्यापारी, आपका दोस्त भी कपड़ों का व्यापारी, तो हम सारे के सारे मिल गए, हमने एक मर्चेंट कॉरपोरेशन बना लिया। हम सारे के सारे व्यापारी है ना, मर्चेंट है हम, तो हमने एक मर्चेंट कॉरपोरेशन बना लिया और हम सबका फ़ायदा देखते थे। सबका मतलब अपने लोगों का, अपने कपड़े के व्यापारियों के का फ़ायदा देखते थे, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और उसके बाद ये लिखा हुआ है जी, ये क्या ना, हमारे ये मर्चेंट कॉरपोरेशन करते क्या थे जी, ये रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे और कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे। और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि किंग को भी उनके बनाए हुए रूल और रेगुलेशन की, कोड ऑफ कंडक्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी, ठीक है। ओके, और ये जो हमारे मर्चेंट कॉरपोरेशन होते थे ना, ये गिल्ड भी कहा जाता था इनको। गिल्ड का मतलब ये होता है एक तरह से एसोसिएशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मर्चेंट कॉरपोरेशन ही एक तरह का गिल्ड ही था, ग्रुप कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो टैक्सेशन वगैरह का सिस्टम होता है ना, टैक्स वगैरह लेना, वो भी ये काम करते थे। मतलब राजा के लिए, ठीक है, राजा उनको कहता था जी टैक्स वैक्स कलेक्ट कर लेना, तो उनके लिए टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे। जैसे मैं कपड़े का व्यापारी, आप कपड़े के व्यापारी, तो हम बहुत सारे लोगों ने, हमारे जैसे कपड़ों के व्यापारियों ने एक ग्रुप बना लिया अपना, जिसको मर्चेंट कॉरपोरेशन कहा गया, ठीक है। और वो एक तरह से गिल्ड भी कह सकते हैं उसको। और उसमें हमने क्या किया कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करना शुरू किया हमने। ओके, चलो जी, अब ज़्यादातर इंडिया में ट्रेड उस टाइम कहाँ से होता था इंडिया में? एक तो पाटलिपुत्रा से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था उस टाइम पे,
ठीक है, मेजर ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। एक पेशावर, ये रावलपिंडी, ये भी पाकिस्तान में, तक्षशिला भी पाकिस्तान में आज, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, ठीक है, उज्जैन, सूरत, कांची, ये सारे के सारे जो हैं, ये नाम याद रखना, ये सारे के सारे हमारे मेजर ट्रेड सेंटर है। मैप नहीं आएगा बिजनेस में, कभी भी मैप नहीं आता, 3-4 के नाम याद रखना, बाकी के नाम भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम क्या एक्सपोर्ट और क्या इंपोर्ट करते थे? एक्सपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री में क्या भेजते थे, इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से क्या मंगवाते थे। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो हम स्पाइसेस, मसाले दूसरी कंट्री में भेजते थे, गेहूं दूसरी कंट्री में भेजते थे, चीनी दूसरी कंट्री में भेजते थे, इंडिगो, नील की खेती दूसरी कंट्री में भेजते थे, ठीक है, कॉटन हो गया, कभी कभी लाइव एनिमल भी दूसरी कंट्री में भेजते थे हम, जानवर वगैरह भी दूसरी कंट्री में भेजते थे, फर वगैरह हो गए, पर्ल्स वगैरह हो गए, ये भी हम दूसरी कंट्री में भेजते थे। ओके, और अब जी इंपोर्ट क्या करते थे? घोड़े हम इंपोर्ट करते थे। कुछ लोगों को ये बात अजीब लग रही होगी, सर घोड़े क्यों इंपोर्ट करते थे? अरे भूल गए आप, इंडिया में राजा रानी वाला सिस्टम हुआ करता था, है ना, तो उनको थोड़े घोड़े वगैरह चाहिए होते थे। और है ना, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मिडल ईस्ट है ना, अरब जो देश है, अरब ममालिक कहा जाता है उनको, तो अरब जो देश है, अरब जो ममालिक है, वहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और अच्छी स्पीशीज़, क्या कहते हैं उनको, स्पीशीज़ कह रहा हूँ मैं, अच्छे जीन्स के थे, ठीक है, तो उनसे भी मंगवाए जाते थे, एनिमल प्रोडक्ट मंगवाए जाते थे। चाइनीज़ सिल्क भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था, पता ना, चाइना से इंपोर्ट किया जाता था बाय सिल्क रूट, गोल्ड और सिल्वर में इंपोर्ट किया जाता था। ओके, अब देखो, मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये देखो, फर्स्ट एडी, यानी जब फर्स्ट, जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, जब पहला साल चला था ना, तो पूरी दुनिया का जो 32% जो एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी में वो हमारा शेयर था, 32%, समझ रहे हो आप, पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी थी ना, उसका 32% इंडिया का था। जब 1000 आ गया, यानी 100 ईयर आ गया, तो 32, उस टाइम भी 32 था। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, ये 555 आएगा इसमें, ठीक है, 1555 आएगा, 555 आ गया, तो देखो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरी कंट्रियों ने हमारे पे इन्वेड करना शुरू कर दिया, फिर ये और थोड़ा सा बढ़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था, मतलब दूसरी कंट्री एक तरह से धीरे धीरे आपको पता है, बैटर ऑफ पलासी अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी अपनी, और उनसे वो खुद का ही फ़ायदा देख रहे थे, और इसकी वजह से हमारी फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी गिर गई, हम सिर्फ 25% हो गया, फिर 5 से 10% हो गया, फिर 9% हो गया 1970s, ये मैं, हाँ 1970s आते आते, ठीक है, ये उल्टा है, ये 1970s नहीं है, ये 80-70s है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 80-70s कर लेना इसे, 80-70s में आते आते 9.2 रह गया, फिर 90s में 2% हो गया, ठीक है, उसके बाद 1913 में 5.4% हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, ठीक है, उसके बाद 1952 में आज़ादी के बाद ये 3.8% हो गया, ठीक है, और 1973 में ये और भी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, और 1991 में फिर थोड़ा सा बढ़ा। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, ये चलो हम समझ गए कि यहाँ तक तो चलो सही था, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद दूसरी कंट्रियों ने हम पे इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, कुछ वो भी आए, अलग अलग राजा वगैरह, मुग़ल वगैरह ने इन्वेड करना शुरू कर दिया, हमारे पे रूल करना शुरू कर दिया। बट उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने किया, अंग्रेज़ के बाद हम आज़ाद हो गए। अरे फिर घट क्यों गई? 3.8 से बढ़नी चाहिए थी, घट क्यों गई? पता है इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न है हमने दूसरी कंट्री से ट्रेड ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। हम उसके बाद थोड़ा सा ट्रेड हमने खोला 1991 में। 1991 में हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए थे जिससे हमारा ट्रेड थोड़ा बढ़ा। वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी थी जी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उन्हीं की वजह से पॉलिसी आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हमने दूसरी कंट्री के साथ बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड करना, व्यापार करना हमने शुरू किया, ठीक है। जैसे हमने उन कंट्री के साथ व्यापार करना, ट्रेड करना बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया, मतलब 1991 से पहले है ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि अलग अलग कंपनी, अमेजॉन वगैरह के नाम सुने, वो मना करेंगे। ये सब कुछ 1991 के बाद, और अलग अलग सिम की कंपनियाँ भी, ये सारी की सारी बाद में आई है, ठीक है।
तो यही बात लिखी हुई है। और उसके बाद डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अलग अलग ये चलाए गए हैं, जिससे थोड़ा इकोनॉमी में बूस्ट वगैरह करने की बात की गई है, इनिशिएट लिए गए हैं ताकि थोड़ा सा उसमें हमारा बूम आए, थोड़ा सा एनकरेज हो हमारा ट्रेड वगैरह। ओके, चलो जी। अब यही लिखा हुआ है कि ट्रेड ने एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ये ए आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ROAL है, रोल निभाया है हमारे ग्रोथ में, ठीक है। बहुत पुराने टाइम से, वही फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिल्क रूट से भी और हमारे स्पाइस रूट से भी, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। तो आपको समझ आ गया कि पहले ट्रेड कैसे होता था, है ना। हुंडी वाला मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो। अब है ना, इस चैप्टर के MCQ की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो जो कॉम्पिटेंसी वाला अलग से पोर्शन ऐड हुआ ना, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक बार और बता दूं यार कि ना, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है फॉर क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, लिखना है जी मेन पॉइंट स्टडी 11th फिर ब्रैकेट में कॉमर्स, ये लिखना है। तो आप मेन पॉइंट स्टडी के 11th के टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह और मैं कौन सी वीडियो डालने वाला हूँ, ये वैसे मेन पॉइंट टेक वाली वीडियो है, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है, तो इसका भी मैं लिंक वगैरह दे देता हूँ, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जो MCQ वगैरह है ना, वो भी वहाँ पर डालने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, ठीक है, यहीं पर वीडियो, ये भी, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मेन पॉइंट स्टडी का हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आगे आने वाली कौन सी वीडियो है ये मैं बताते रहता हूँ, ये देखो यहाँ पर दिख भी रहे होंगे लोगो वगैरह आपको थोड़े से। ये मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये चैनल तो आपको पता ही है, मेन पॉइंट स्टडी, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, देखो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ 66,000 पे, वो आप ही के सपोर्ट की वजह से पहुँचा हूँ, और आप ही के सपोर्ट की वजह से ही ये 100K भी जाएगा एक दिन शायद ठीक है, अभी तो इमेजिनरी नंबर है बस। तो ये भी एक चैनल है यूनिक वर्ल्ड करके, अभी तक इस पर भी कुछ नहीं डाला, डालूंगा मैं। ओके, ये व्लॉगिंग का चैनल है, तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, वो मैं डालते रहूँगा वीडियो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, चैप्टर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।